Hello everyone, welcome to an academic platform. Today we will talk about Karl Marx, which is having a great importance in PSIR as well as ethics paper as well as in we can say IR portion. ठीक है? Before introducing to the topic, I would like to introduce about the Unacademy platform. Unacademy has an academic subscription plan in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access and structured course. I am focusing more about the structured course because you will get the structured course of UPSC for prelims, mains and interview as well. So you can download the Unacademy app from Google Play Store and Apple Play Store. This is me, Tarkeshwar Jain. You can get education from 100 plus top educators while getting the subscription. सब्सक्रिप्शन में ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इस तरीके से आपके लिए देख लीजिए. अनअकैडमी का 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इवन 24 मंथ्स का भी प्रोग्राम है. यू कैन यूज माई कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट एंड आपका जो अमाउंट है वो 39,600 होगा फॉर 1 ईयर. देखो 2 ईयर्स इट विल बी 57,600. अनअकैडमी का अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी आइकॉनिक दोनों चीज़ें हैं जहाँ पे आप अनअकैडमी आइकॉनिक में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. पर्सनलाइज फीडबैक, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन और स्टडी प्लानर, एवरीथिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स प्लीज़, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ही बिलोंग्स टू द टाइम, ये 1818 से 1883. बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं अभी तक उनको सॉल्व करवाता हूँ जिससे कि आप एक देख पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट होते हैं. ठीक है. और जो रिलेवेंट है उन्हीं में आपका फोकस रहे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क्स ट्रीट्स इंडिविजुअल प्राइमरली एज अ मेंबर ऑफ क्लास. ठीक है. क्रिटिकली एग्जामाइन हिज व्यूज ऑन द इकोनॉमिक मैन. सेकंड है कमेंट. कॉन्ट्रडिक्शन इज द वेरी मूविंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्ड. ये हेगल है. हेगल इज द क्रिटिक ऑफ मार्क्स. ठीक है. थर्ड है कमेंट. इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ अ मैन दैट डिटरमाइन द देयर बीइंग बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर सोशल बीइंग डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस. ये मार्क्स का इंपॉर्टेंट कोट है. ठीक है. तो एक्सप्लेन मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एसेंस एंड एलियनेशन. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी. डिस्कस मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम. ठीक है. सिक्स्थ वन इज व्हाट इज कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ मार्क्स. लास्ट ईयर क्वेश्चन आया. तो 1 एंड सो आपको हर दूसरे तीसरे साल में इनका क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद. तो मार्क्स के सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट्स क्या थे. ठीक है. सो मार्क्स वॉज मटेरियलिस्ट, सोशलिस्ट. अपनी थ्योरी को ये सुपीरियर मानते थे, साइंटिफिक मानते थे. ये कहते थे कि सोशलिस्ट पहले भी एग्जिस्ट करते थे बट दे वेयर यूटोपियन. ठीक है. और अपनी थ्योरी को ये साइंटिफिक मानते थे. मटेरियलिस्ट, सो he consider idea as false consciousness. he believes in realism. ठीक है. और आइडियलिज्म को ये फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते थे. ठीक है. he was the critic of religion. he consider religion as a opium of masses. भगवान को इंसानों ने बनाया था. भगवान इंसान ने भगवान को बनाया. गॉड हैज नॉट मेड मैन, मैन हैज मेड गॉड. बिल्कुल दैट इज ट्रू ऑल्सो. ठीक है. सोशलिस्ट बाय नेचर थे. सोशलिस्ट का खासियत क्या होती है, ये हमेशा इक्वालिटी को बिलीव करते थे. इक्वालिटी ऑफ आउटकम, दैट इज सब्सटेंटिव इक्वालिटी. ठीक है. मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सिंथेसिस, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस. तो ये वही चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पर. ठीक है. तो ही बिलीव्स इन सोशलिज्म. ठीक है. एंड सोशलिज्म इज द एंटीथीसिस ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है. तो डायलेक्टिक्स में क्या होता है, एक होता है सिंथेसिस, थीसिस, एक होता है एंटीथीसिस. थीसिस किसी चीज़ का एक आर्ग्यूमेंट, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है एंटीथीसिस. इसी तरीके से सोशलिज्म का काउंटर है कैपिटलिज्म. ठीक है. तो ही बिलीव्स इन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन देयर शुड बी कोऑपरेशन. ठीक है. कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए. आज के टाइम में कंपटीशन होता है तो ही सेज कि कोऑपरेशन होना चाहिए मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. ठीक है. तो
सो मार्क्स वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉट द लास्ट सोशलिस्ट, वही यूटोपियन है पहले वाले, एंड ही कंसिडर हिज सोशलिज्म एज साइंटिफिक। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देन वाई मार्क्स कॉल्ड हिज सोशलिज्म एज साइंटिफिक, मार्क्स अपने वाले को साइंटिफिक क्यों बोलते थे? क्योंकि सोशलिज्म जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में आया था, ठीक है। तो लुइस ब्लैंक, उन्होंने पहली बार सोशलिस्ट रिवोल्यूशन की बात की थी। लेटर जो सोशलिज्म है वो चार्ल्स फ्यूरोर और रॉबर्ट ओवन ने एडवोकेट किया था, ठीक है, फॉर द वर्कर्स एंड द पुअर्स, ठीक है। मार्क्स ने इनकी थ्योरी को यूटोपियन इसलिए बोला था क्योंकि वो कैपिटलिज्म के बारे में नहीं समझते थे, ठीक है, एंड उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो कैपिटलिज्म को एंड करने की नहीं थी। तो एक तरीके से उस टाइम पे सोशलिज्म कैपिटलिज्म होता ही नहीं था, तो कैसे समझते हो? बट ही कंसिडर देम एज यूटोपियन, ठीक है। तो अर्ली सोशलिस्ट बिलीव इन पीसफुल मेथड, बट मार्क्स जो है वो ये कहते थे कि पीसफुल मेथड से सोशलिज्म नहीं अचीव हो सकता, इट विल बी अचीव थ्रू वायलेंट मीन्स ओनली। ही कंसिडर वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज, देयर हैज बीन नो बर्थ विदाउट ब्लड, ठीक है। व्हाट इंस्पायर्स, सो इंस्पायर्स द वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास होगा तो वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा, ठीक। मार्क्स हेल्ड दैट he has scientific understanding of law of capitalism, that is historical materialism, ठीक है, material interpretation of history। मतलब कि मार्क्स समझते थे अपनी थ्योरी को साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कैपिटलिज्म, वो कहते थे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी को देखते थे, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड कॉल्स इस थ्योरी एज प्रैक्सिस, प्रैक्सिस का मतलब होता है जहाँ पे थ्योरी भी हो, यहाँ पे एक्शन भी हो। एक्शन वायलेंट मीन में बोल रहे हैं, थ्योरी जो अपनी सोशलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज जहाँ पे थ्योरी एंड एक्शन दोनों लीड करते हैं, ठीक है। सो मार्क्स के हिसाब से वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज, देयर हैज बीन नो बर्थ विदाउट ब्लड, ठीक है। फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड बट व्हाट मैटर्स इज टू चेंज इट। यहाँ पे क्या हो गया, थ्योरी हो गई। तो थ्योरी क्या है कि फिलोसोफर्स ने इंटरप्रेट किया है वर्ल्ड को, बट व्हाट मैटर्स इज टू चेंज इट, ठीक है। मार्क्सिज्म एक रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म है। मार्क्स टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स इंस्पायर्स वर्किंग क्लासेस फॉर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इन द वर्ड्स ऑफ मार्क्स, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज। ये बहुत फेमस उनका कोट है। ये सारे कोट प्लीज कहीं नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। मार्क्स, वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज। तो ये हमेशा इनकी जो थ्योरी थी ना वो वर्किंग क्लास के लिए थी, ठीक है, यूनियन जो होते हैं ना उनके लिए थी। वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, गेट अकॉर्डिंग टू नीड। जितना नीड है उतना मिलना चाहिए और जितनी कैपेसिटी उतना काम करना चाहिए। ये भी नहीं कहते थे कि काम मत करो पैसा मिल जाए, ही सेज काम करो बट उतना काम करो जितना तुम्हारी कैपेसिटी है और उतना कमाओ जितनी तुम नीड है, ठीक है। तो व्हाट इन्फ्लुएंसेस मार्क्स, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिल्कुल, ठीक है, एंड ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उनको इन्फ्लुएंस करती थी, जो अडम स्मिथ एंड रिकार्डो जो थे ना स्कॉलर। फिर जर्मन फिलोसोफर जैसे कि हेगल एंड फ्यूरोर बैच, ठीक है। अब इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं प्लीज़ ये याद रखना है। यंग मार्क्स, मैच्योर्ड मार्क्स, दो टाइप के मार्क्स को डिफाइन किया गया है। तो जो यंग मार्क्स के फॉलोवर्स थे उनको न्यू मार्क्सिस्ट कहते थे, न्यू, ठीक है, नए, न्यू, ठीक है, न्यू जनरेशन के। एंड जो इनके क्रिटिक थे वो थे फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है। अब इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट्स इस टाइम पे उन्होंने लिखा था एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन उन्होंने दिया था यंग मार्क्स ने, ठीक। मैच्योर्ड मार्क्स जो है एक तरीके से मैन ऑफ पॉलिटिकल बन गया था, ठीक है। और इनके जो फॉलोअर थे वो थे ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, और उन मार्क्सिस्ट को वो भगवान मानते थे। वो थे लेनिन, माओ, ये सब आगे जाके बहुत बड़े बड़े नेता बने, ट्रॉट्स्की, रोसा लग्जमबर्ग। दे केप्ट एम्फसाइजिंग मार्क्सिज्म एज साइंटिफिक डॉक्ट्राइन, ठीक है। तीसरे हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट, इनका पूरा थ्योरी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था, और इन्होंने थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन की बात इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की थी, ठीक है। यंग मार्क्स इज ए फिलोसोफर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल आइडिया और मीनिंग ऑफ फ्रीडम, एनहेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। मैच्योर मार्क्स इज ए पॉलिटिशियन,
मैच्योर मार्क्स पॉलिटिशियन थे, यंग मार्क्स फिलोसोफर था जो रियल आइडिया को समझने में लगे, ठीक है। तो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स, एक मिनट आप फिर से देखो, यंग मार्क्स, मैच्योर मार्क्स, यंग मार्क्स के फॉलोवर को न्यू मार्क्सिस्ट बोलते थे, मैच्योर मार्क्स के फॉलोवर को ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यंग मार्क्स के कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, और उनके क्रिटिक थे फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है। एंड ही हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड फिलोसोफर मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैच्योर्ड मार्क्स के फॉलोवर को ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट बोलते थे, और उनको दे कंसीडर मार्क्स एज गॉड। वो लेनिन, माओ, ट्रॉट्सकी, रोसा लग्जमबर्ग, ये सब थे। दे एम्फेसाइज मार्क्सिज्म एज साइंटिफिक डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो व्हाट इज द की प्रिंसिपल, तो पहले नंबर तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते थे, ठीक है, ये अपन देखेंगे। देन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कोई एंटीथीसिस है सोशलिज्म कैपिटलिज्म का। देन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की बात की है। देन एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म किया है, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है। सोशलिज्म कम्युनिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। एंड मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन यंग मार्क्स वाला, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ मार्क्स एज ए थिंकर, पर्पस क्या था मार्क्स का, कि वो कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहते थे, एंड जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वर्किंग क्लास पे, उनके हित में काम करना चाहते थे, उनके हाथों से कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहते, ठीक है। तो थ्रू आउट हिज लाइफ ही रिमेन्ड इन पॉलिटिकल एग्जाइल बिकॉज ऑफ इट्स रिवॉल्यूशनल आइडिया, ठीक है। मार्क्स स्कूल ऑफ थॉट क्या था, स्कूल ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म से हम शुरू करते हैं। इफ लिबर्टी इज द आइडियल ऑफ लिबरल्स, देन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। अगर लिबर्टी लिबरल के लिए है, देन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी सोशलिज्म के लिए, ठीक है। अगर लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर लिबरलिज्म इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो अपने आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स में है, देन सोशलिज्म डिमांड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जो अपने डीपीएसपी में, ठीक है। दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, दैट इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 17 में भी अनटचेबिलिटी जो है वो भी शो करता है सोशल इक्वालिटी, ठीक है। फॉर सोशलिस्ट लिबरल, concept of equality is formal procedural and their concept of equality is substantive. सोशलिस्ट लिबरल के हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो फॉर्मल प्रोसीजरल है, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो क्या है, सब्सटेंटिव है, ठीक है। एंड फॉर लिबरल्स मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर, बट सोशलिस्ट के हिसाब से मैन जो है सोशल बाय नेचर। लिबरल के हिसाब से मैन क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, स्वार्थी है, मगर सोशलिस्ट के हिसाब से मैन सोशल है, ठीक है। लिबरल के हिसाब से ईच मैन इज एन आइलैंड, मगर सोशलिज्म के हिसाब से मैन एक आइलैंड नहीं है, मैन जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ही है, ठीक है। ये बहुत गहराई वाली बात है, ठीक है। इफ लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ मिडिल क्लास, देन सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ पुअर। अगर लिबरलिज्म बुर्जुआ क्लास की फिलोसफी है, देन सोशलिज्म पुअर की फिलोसफी, ठीक है। अब it is said that socialism is like a hat who lost his shape because everyone wears it। ये क्रिटिक है, ठीक है। तो इसका इनका क्या, इस कोट का क्या मतलब है, सोशलिज्म एक ऐसी चीज है जिसको अपना एक शेप ही नहीं है, वो शेप अपना खो चुका है, हर कोई उसके अपनाना चाहता है अपनी थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। और सोशलिज्म का जो क्रेज है वो जब से बढ़ गया, जब से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आ गया, दैट इज इलेक्शन आ गया, ठीक। इलेक्शन के टाइम पे जो मैनिफेस्टोस बनते हैं ना, उसमें ये इस चीज़ का महत्व बढ़ गया। तो मार्क्स इज नॉट द फर्स्ट सोशलिस्ट, देयर वे सोशलिस्ट बिफोर वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म क्या है, फर्स्ट लिबरलिज्म लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम की। सोशलिज्म सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ की बात करता है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। ये कहता है मैन इंडिविजुअलिस्टिक है, वो कहता है मैन सोशल। ये कहते हैं मैन इज एन आइलैंड, ये कहते हैं कि कोई आइलैंड नहीं है, मैन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ये आइडियोलॉजी ऑफ मिडिल क्लास है, ये आइडियोलॉजी ऑफ, ठीक है। देन व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अब जो अपन मटेरियलिज्म की बात करें, तो इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री
उसको मार्क्स ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री बताया। मतलब को वो हिस्ट्री को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। ही सी हिस्ट्री फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और उसको वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के हिसाब से हिस्टोरिकल मार्क्सिज्म जो है वो है साइंस एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रेदर देन फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, ये हीगल ने कहा। तो मार्क्स ने इस थ्योरी को क्यों दिया था, दैट इज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बिकॉज मार्क्स के हिसाब से philosophers like Hegel has interpreted history but what matters is to change। देखो वो इन्फ्लुएंस किससे थे, हेगल से थे, ठीक है। अब हेगल ने फिलोसॉफी दी थी हिस्ट्री की, बट ये हिस्ट्री को चेंज करना चाहते थे। तो इनका क्या कहना था कि टू चेंज वन रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ हिस्ट्री रेदर देन फिलोसॉफिकल और डॉगमेटिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। इनका कहना है कि जिस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो हिस्ट्री को, वो डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए, वो फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहिए, वो हिस्टोरिकल होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन वी नो हिस्ट्री ऑब्जेक्टिवली एंड साइंटिफिकली देन वी कैन प्रिपेयर ए प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको हम सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक। हाउ टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिवली, सो टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन। पहला हिस्टोरिकल, अब हिस्ट्री को अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ही वांट्स टू से कि पहला इंसान कैसा था, इस तरीके से आप हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स के लिए स्ट्रक्चरलिज्म थे, मार्क्स जो है स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फिनोमेना मार्क्स आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ हीगल इन हिज बुक जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी इसकी बुक है मार्क्स की। मार्क्स ने कहा कि philosophers have tried to interpret the world, what matters is to changes। ये क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, ठीक है। इट मीन्स हेगल्स एक्सप्लेनेशन इज फिलोसॉफी एंड मार्क्स एक्सप्लेनेशन इज साइंटिफिक। So to understand history of society, we need to understand what was the first historical act which led to the formation of society। अब अगर हमें पता करना है what come first और action, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू थिंक, अगर हमें सोचना है तो हमें वी हैव टू लिव, अगर हमें वी हैव टू लिव देन वी हैव टू ईट, ठीक है। तो अगर हमें ईट वी हैव टू ईट देन वी हैव टू प्रोड्यूस, ठीक है। Hence, it is for the purpose of the production then man has created society। What he says, in order to think, one has to live. If one has to live, then one has to eat. If one has to eat, then one has to produce। So, for the purpose of production, ultimately क्या हुआ, प्रोडक्शन ही हुआ ना। सो प्रोडक्शन के कारण ही मैन ने सोसाइटी को क्रिएट किया, ठीक है। एपेटाइट के सेटिस्फेक्शन के लिए मैन केम टुगेदर एंड फॉर्म सोसाइटी। बहुत ही सही बात बताई, आज के टाइम में 100% एप्लीकेबल होती है। अब व्हाट इज सोसाइटी, अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो अर्लियर सोसाइटी वाज ए सोसाइटी ऑफ हंटर एंड गैदरर, ठीक है। तो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन ये अपन ने देखा ना अभी, फाउंडेशन है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए मार्क्स ने जो मॉडल ऑफ सोसाइटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। मार्क्स का आइडिया क्या था कि जो मतलब बेस स्ट्रक्चर जो होगा, बेस ऑफ द सोसाइटी, वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो सुपर स्ट्रक्चर, मार्क्स ने दो स्ट्रक्चर में डिवाइड किया था, बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर में बाकी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि चर्च, जैसे कि स्टेट, ये सुपर स्ट्रक्चर है। दे आर द सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। पहले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाएगा, देन चर्च, स्टेट, एजुकेशन, मीडिया की बातें होंगी, ठीक। तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन,
मैनुअल वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी रेदर देन इंटेलेक्चुअल लेबर। व्हाट ही सेइंग कि अब देखो, अगर आपको हिस्ट्री को चेंज करना है देन आपको प्रोड्यूस करना है। अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? मैनुअल लेबर के थ्रू करेंगे। अब जब मैन कंटिन्यूसली हरास होगा मैनुअल लेबर, देन वो बन जाएगा क्या? इंटेलेक्चुअल लेबर, है ना। और इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो एक्सप्लॉइटेड क्लास होगी, उसको आसानी से पता कर लेगी, ठीक है। तो ही ब्लेम्स फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, जो कि थ्योरीज दे देते जिनमें इंटेलेक्चुअल लेबर ought टू बी रूलर एंड मास्टर एंड दोज हु आर डूइंग मैनुअल लेबर ought टू बी स्लेव। ये पूरे उल्टे चले गए फिलोसोफर प्लेटो और अरिस्टोटल के। प्लेटो और अरिस्टोटल ने कहा था कि जो फिलोसोफर है वो मास्टर होगा और जो प्रोड्यूसर है वो स्लेव होगा। इनका कहना है कि नहीं, जो प्रोड्यूसर है वो किंग होगा और वो रूल करेगा, और जो फिलोसोफर है वो स्लेव होगा, ठीक है। सीधी बात, काम करो खाना मिलेगा, नीड पूरी होगी, सब कुछ होगा, काम करना जरूरी है। तो इट इज ए सिस्टम ऑफ अनजस्टिफाइड रिटर्न, कौन सा? जो फिलोसोफर का है। अब फिलोसोफर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फॉल्स कॉन्शियसनेस को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, झूठी कॉन्शियसनेस को वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ए सोशल एक्ट, ठीक है। मैन कैन नॉट प्रोड्यूस और सेटिस्फाई हिज ओन नीड, सो इसलिए मैन ने सोसाइटी को क्रिएट किया। सोसाइटी इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोसाइटी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन इन दोनों का मिला के होगा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल जब होगा तब जाके फिर अपने पास फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, दैट इज टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मैन पावर, मशीन। के बाद जब ये दोनों चीज़ें होंगी देन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि क्लास, ठीक है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब पर्सन इज आइदर ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो होंगे हैव्स, ठीक है। और जो होंगे नॉन ओनर वो होंगे हैव नॉन, ठीक है। अब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल उसको ओन कर रहे हैं वो होंगे एक्सप्लॉइटर, और जो उन पे काम कर रहे हैं और जिनके वो ओनर नहीं है तो वो होंगे एक्सप्लॉइटेड। इस चीज़ को समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, इसलिए आप तुरंत समझ जाओ। क्या? एक होते हैं हैव्स, ठीक है, और एक होते हैं हैव्स नॉट, ठीक है। हैव्स होते हैं जिनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो होंगे एक्सप्लॉइटर, ठीक है। जो ज़मीन का मालिक है अगर वो बटिया पे किसी को ज़मीन दे देता है, ठीक है, तो वो जो टेनेंट होंगे वो क्या होंगे? एक्सप्लॉइटर ही तो होंगे ना, ठीक है। सोसाइटी कैन बी डिवाइड इनटू टू क्लास, वो है हैव्स एंड हैव नॉट, ठीक है। मैन्स इंटरेस्ट lies with his own class, there cannot be reconciliation of class conflict। उनका कहना है कि क्लास कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है। द क्लास विच कंट्रोल्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑल्सो कंट्रोल द सुपर स्ट्रक्चर। इनका कहना है कि क्लास कन्फ्लिक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब बेस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा वो सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगा। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज नेवर इंडिपेंडेंट ऑफ बेस। वर्कर्स कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम द स्टेट, स्टेट इज नॉट न्यूट्रल, क्योंकि वो बेस स्ट्रक्चर से बना ही नहीं होता। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। इन द वर्ल्ड ऑफ मार्क्स, स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी, फॉर हिम रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। देखो वो स्टेटलेस सोसाइटी भी चाहते थे, ठीक है, जैसे गांधी स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे ना, ऐसे प्लेटो भी स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे, ऐसे ही मार्क्स भी चाहते थे, ठीक है। Similarly, other institutions are instrument. The ideas, ideologies are generated false consciousness. Workers need to develop their own true consciousness, ठीक है। अब who are the critics of Marx? मार्क्स ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं अगेंस्ट कैपिटलिज्म,
बुर्जुआ क्लास, तो उनके तो क्रिटिसिज्म होने ही है। तो सबसे पहले देखो मैक्स वेबर ने क्या कहा, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा ही इज मोनो कैजुअल, सिर्फ एक ही तरफ सोचते हैं, ठीक है। ग्रामसी ने क्या कहा कि टू सिंपलिस्टिक सुपर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। ग्रामसी ने, अब आगे जाके अपन ग्रामसी की डिटेल पढ़ेंगे, ग्रामसी कंसिडर सुपर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्ल पॉपर ने कहा क्या कि हिस्टोरिसिज्म पे वो बिलीव करते हैं, ठीक है। जेम्स बर्नहम ने उनको मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन की बात कही, ठीक है। इन फेमिनिस्ट जो थे वो पेट्रियार्की को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बताते थे, ठीक है। ऐसी पॉजिटिव लिबरल ने बोला कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास क्या है, एक होता है क्लास इन इटसेल्फ, एक होता है क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ इज लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस when person is aware that he belongs to one class and he is different from the other class। ये क्या हो गया, भेदभाव शुरू हो गया, ठीक है। तो क्लास इन इटसेल्फ बेकार चीज है। क्लास फॉर इटसेल्फ एक हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है when exploitation increases the times come when exploitation will take up arms in his hand। यहाँ पे बदला लेने की बात आ जाती है, ठीक है। दिस इज द टाइम when class in itself change into class for itself, और इसी को ही रिवॉल्यूशन कहते हैं। टू कॉन्सेप्ट शोज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक कोट है, इट इज नॉट अवर कॉन्शियसनेस विच डिटरमाइन अवर एग्जिस्टेंस। हमारी कॉन्शियसनेस हमारे एग्जिस्टेंस को डिफाइन नहीं करती, हमारे एग्जिस्टेंस को हमारा कॉन्शियसनेस डिफाइन करता है। खतरनाक बात है, ठीक है। क्या कहता है कि मार्क्स जो है वो एपिस्टेमोलॉजी को डिफाइन करते हैं एंड एंटोलॉजी को डिफाइन करते हैं। ये दोनों वर्ड याद रखना। एंटोलॉजी मतलब पॉलिटिक्स को बातें करते हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी की बात करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी की बात करते हैं एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। फॉर हिम मटेरियलिस्ट जनरेट्स आइडिया एंड आइडियाज आर फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ हेगल, ठीक है। तो मार्क्स कॉन्ट्रडिक्ट्स हेगल बिकॉज रियल इज रैशनल एंड हेगल इज स्टैंडिंग हिज हेड इफ ही थिंक्स आइडिया इज रियल। जो हेगल कहते थे ना कि आइडिया रियल है, तो मार्क्स कहते थे आइडिया रियल नहीं है, रियल ही रैशनल है, ठीक है। So he has to stand on his feet. It is not idea but matter which is real, ठीक है। Marx uses historical materialism for scientific understanding of history। Base and superstructure मॉडल को यूज किया था, try to prove material structure is the base structure। State is executive committee of bourgeois class। State is the executive committee of bourgeois class। Ideas, ideology and religion, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फॉल्स कॉन्शियसनेस को जनरेट करते हैं, ठीक है। एंड रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस एंड कॉल्स हिम मेथड इज साइंटिफिक एंड अदर मेथड इज यूटोपिया, ठीक। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ही इंस्पायर्स वर्किंग क्लास टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंशियल कंडीशन, द कंडीशन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड डेवलप ट्रू कॉन्शियसनेस। ट्रू कॉन्शियसनेस इज क्लास कॉन्शियसनेस एंड इट डेवलप रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस। देखो इनके क्रिटिक कौन थे, कार्ल पॉपर। उन्होंने अपनी किताब में ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी हैज ट्रीटेड प्लेटो हेगल एज कार्ल मार्क्स एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। प्लेटो को, हेगल को एंड कार्ल मार्क्स को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बताया एंड ही क्रिटिसाइज हेगल एंड मार्क्स फॉर कमिटिंग द गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज मार्क्स सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, ठीक है। तो हिस्टोरिसिज्म क्या है, वही है कि आइडियोलॉजिकल है, को आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखना, हिस्ट्री को हिस्ट्री के पॉइंट से देखना, ठीक है। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, तो हॉलिस्टिक इन नेचर है, जहाँ पे कार्ल पॉपर बिलीव दैट इट शुड बी पीस मील सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। जब तक वर्कर अपने एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को समझता है तो वो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हैं। गांधी के जैसे हरिजन हैं तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, ठीक है। दैट जनरेट्स फॉल्स कॉन्शियसनेस। बी आर अम्बेडकर वांटेड ट्रू कॉन्शियसनेस नॉट फॉल्स कॉन्शियसनेस, इसलिए वो क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते थे एंड डिप्रेस क्लास के हित की बात करते थे, ठीक है। तो व्हाट इज क्लास स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ ऑल क्लासेस
hitherto existing society in the history of class struggle. So what he was saying is history of all classes. Hitherto existing society is the history of class struggle. तो ये बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री है, सारी क्लास की जो हिस्ट्री है वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी की हिस्ट्री है क्लास स्ट्रगल की, ठीक है। अब पॉलिटिकल पर्पस क्या है मार्क्स का, कि वर्किंग क्लास को रेवोल्यूशन हो, एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, ठीक है, और वर्किंग क्लास का प्रमोशन। मार्क्स थ्योरी जो है क्लास की वो दो है, एक है वो हैव्स और एक हैव नॉट है। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक हैव्स है जो एक्सप्लॉइटर होते हैं, एक हैव्स नॉट जो एक्सप्लॉइटेड होते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप जहाँ पे स्ट्रगल होता है एंड कंसीलिएशन नहीं होता। तो डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री टू प्रूव हिज पॉइंट क्या है, पहला कि हैव्स एंड हैव्स नॉट, slaves and masters, lords and serfs, capitals, worker, dialectic materialism, exploited class, progressive class, exploiter class, reactionary class, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हिस्टोरिसिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजिकल यूज ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री को आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख। अब मार्क्स की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या है, कि मार्क्स सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी इज ए हॉस्टाइल वेयर इज कार्ल पॉपर बिलीव दैट इट शुड बी पीस मील सोशल इंजीनियरिंग। मतलब सोशल इंजीनियरिंग नहीं होना चाहिए, पीस मील सोशल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, कार्ल पॉपर वाली पीस मील सोशल इंजीनियरिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ऑफ कार्ल मार्क्स विच इंक्लूड्स मार्क्सिस इकोनॉमिक फैक्टर इज अवर डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल क्या है, तो क्लास स्ट्रगल में वो कहते हैं कि हाउ हिस्ट्री चेंजेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स, historical changes, change in the means of production according to the dialectics, contradiction is the moving force of history, और फिर ये सब लिख के वेक्टर्स ऑफ चेंज क्या है, कि हैव्स एंड हैव नॉट्स होंगे, ठीक है। अब न्यू क्लास इमर्ज होगी जहाँ पे क्लास स्ट्रगल होगा, को एग्जिस्टेंस फॉर सम टाइम होगा, एंड बियॉन्ड दैट इम्पॉसिबल नहीं होगा, रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बाय मार्क्स, दैट इज क्लास स्ट्रगल। अब पहले क्या है, प्री हिस्टोरिक एज, जहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म होता था, जहाँ पे कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता था, क्लास नहीं होती थी, एंड स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एंड एबंडेंट रिसोर्सेज होते थे, तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता। अब स्लेव सोसाइटी आई फिर, जहाँ पे मास्टर्स एंड स्लेव्स हुए, देन लॉर्ड्स एंड सर्व्स हुए, तो फ्यूडल सोसाइटी आई, देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई जहाँ पे कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स हुए, देन सोशलिज्म। सोशलिज्म इज नॉट द जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज जहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट हो रहा है, तो इट विल कम बाय वायलेंट रेवोल्यूशन और ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म। सोशलिज्म कैसे आएगा, सोशलिज्म एक अपने में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मगर वो जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ट्रांजिशनल स्टेट है जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। जब वायलेंट मीन को यूज होगा तो कैपिटलिज्म का ओवरथ्रो होगा, तब जाके सोशलिज्म आएगा, ठीक है। तो देयर आर टू क्लासेस, एक है वर्कर क्लास, एक है कैपिटलिस्ट क्लास। अब वर्कर क्लास जो है वो है डोमिनेंट क्लास, एंड कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, सब्जेक्टेड क्लास, ठीक है। अब वर्कर्स कैप्चर द स्टेट स्ट्रक्चर, सो पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स, ये क्या है, ट्रांजिशनल स्टेट है। तो गवर्नमेंट इज पीपल्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अंडर सोशलिज्म इज द डेमोक्रेसी ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। वर्कर क्लास कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास डोमिनेटेड क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास सब्जेक्टेड क्लास। वर्कर्स कैप्चर द स्टेट स्ट्रक्चर, सो पावर वर्कर के हाथ में होना चाहिए, यही वो बताना चाहते थे अपनी क्लास स्ट्रगल की थ्योरी में, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, पीपल की डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है, तो गवर्नमेंट अंडर सोशलिज्म इज द डेमोक्रेसी ऑफ मेजोरिटी, और मेजोरिटी कौन है, वर्कर। तो ही वांट गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, शुड बी डोमिनेटेड बाय द वर्किंग क्लास। कंडीशन क्या है कि कैपिटलिज्म जो है उसमें क्या है, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटर होते हैं एंड वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं, वही स्टेट सपोर्टेड बाय कैपिटलिस्ट होते हैं। सोशलिज्म क्या है, उसमें क्या होगा कि वर्कर्स एक्सप्लॉइटर्स होंगे, जहाँ पे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड होंगे, एंड स्टेट जो है वहाँ पे वर्कर कंट्रोल करेगा, ठीक है।
सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वहाँ पे? सोशलिज्म में जितनी कैपेसिटी है उतना काम करोगे, और जितना काम करोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कैपिटलिज्म में क्या है कि वर्कर्स आर द फोर्स टू वर्क, ठीक है, बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एंड नॉट पेड अकॉर्डिंग टू वर्क। ये दोनों में अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेचर ऑफ स्टेट क्या है? कैपिटलिज्म में डेमोक्रेसी होगी, जो कि फॉल्स होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी हमेशा मेजोरिटी की होती है। इधर पे क्या है, माइनॉरिटी होगी। एंड डिक्टेटरशिप ऑफ माइनॉरिटी ओवर मेजोरिटी चल रहा है। सोशलिज्म में डेमोक्रेसी होगी, जो ट्रू डेमोक्रेसी होगी, वहां पे डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी होगा ओवर माइनॉरिटी, ठीक है। ये हो गया। अब है कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म कैसे आएगा? अभी तक अपन ने कैपिटलिज्म सोशलिज्म देखा, कम्युनिज्म कैसे आएगा, ठीक है। तो इनका कहना था कि सोशलिज्म तो वायलेंट मीन से आएगा, कम्युनिज्म जो है पीसफुल मैनर से आएगा। दैट इज ग्रेजुअल शिफ्ट होगा फिर सोशलिज्म से कम्युनलिज्म में, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, क्लास एबॉलिश हो जाएगी, तो कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगा। तो एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई फिर। एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई तो एंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लड़ाइयाँ हो गई, एंड पॉइंट ऑफ अल्टीमेट सिंथेसिस हो गया। तो कम्युनिज्म इज द अल्टीमेट स्टेज एंड हाईएस्ट पॉइंट इज मैंस मटेरियल एंड आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें स्टेट चला जाएगा, क्लासलेस हो जाएंगे, तो कोई रोल ही नहीं होगा सोसाइटी में, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। एंड कलेक्टिव टास्क जो होंगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगे, ठीक है। अब कम्युनिज्म होगा तो अनार्किज्म का खत्म हो जाएगा। अनार्की जो है वो लॉलेसनेस नहीं होती, ये एक एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है मार्क्सिस्ट के सेंस, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ठीक है। कम्युनिज्म आएगा कब? जब पीसफुल मीन से आएगा, उसमें एंड ऑफ सोसाइटी, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ स्टेट एंड क्लासलेस सोसाइटी होगी। कम्युनिज्म एंड ऑफ अनार्किज्म हो जाए, ठीक। अब व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन कंट्री विथ कम्युनिज्म रिवॉल्यूशन, अब जहाँ पे कम्युनिज्म का रिवॉल्यूशन होगा उधर पे क्या हालत होगी उस देश की? तो नाइदर सोशलिज्म नॉर कम्युनिज्म केम, इंस्टेड ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इमर्ज डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इनका कहना है, क्रिटिक है, कि ना तो अभी तक सोशलिज्म आया है ना तो कम्युनलिज्म आया, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की जगह डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। यू कैन सी इन चाइना और रशिया, ठीक है। अब दिस स्टेट विच शुड हैव बीन टेम्पररी बिकम्स परमानेंट, ठीक है। दिस कंट्रीज केम टू बी नोन एज टोटलिटेरियन स्टेट। अब टोटलिटेरियन स्टेट क्या होंगे? जहाँ पे डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मासेस गॉट नथिंग बट देयर एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूस, यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन चल ही रहा है। लिबर्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन रिजेक्टेड इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म, और उनका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो इसको कल्प्रेट कौन होगा इनका? तो मोर देन सिटीज ऑफ मार्क्स, फॉलोअर मार्क्स हैव हार्म्ड मार्क्स, मतलब मार्क्स के फॉलोवर ने ही मार्क्स से ज़्यादा हार्म कर दिया मार्क्स के दूसरे लोगों की अपेक्षा में, ठीक है। अब इसमें रोल आता है लेनिन का। लेनिन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो लेनिन वांटेड टू प्रूव दैट मार्क्स एक भगवान है हु कैन नॉट पे, मतलब उनके लिए वो एक भगवान है, उनके लिए कुछ हम पे नहीं कर सकते, वो इतने बड़े हैं, ठीक है। तो इट मीन्स मार्क्सिस्ट प्रेडिक्शंस आर बाउंड टू हैपन। लेनिन हेल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज ए साइंस। एंड व्हाट वाज मार्क्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन? तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस इन दोज कंट्रीज जहाँ पे कैपिटलिज्म फुल सीमा पे है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, इट्स एक्सप्लॉयटेटिव नेचर विल कम टू द सरप्लस। एक लिमिट सेचुरेशन पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा, वेयर एक्सप्लॉयटेशन विल बी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। वर्कर्स विल डेवलप ट्रू कॉन्शियसनेस। For Marx, only workers were to be revolutionary class. He did not include peasantry. ठीक है? Marx wanted workers to lead rather than being led. So communist revolution has to be upon spontaneous mass revolution. ठीक है?
अब लेनिन की प्रॉब्लम क्या थी? तो लेनिन क्या है, रिवॉल्यूशन इन कंट्रीज जहाँ पे कैपिटलिज्म एडवांस स्टेट में है, वो कहते हैं सीम टू बी वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, उनके लिए ये बहुत कम चांसेस ला रहे हैं कि वहाँ पे कम्युनिज्म आएगा। वर्कर्स वी आर नॉट डेवलपिंग द रेवोल्यूशनरी एंड कॉन्शियसनेस चाहिए होता है बिकॉज स्टेट स्टार्टेड चेंजिंग अंडर द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट। तो वर्कर्स वी आर गेटिंग राइट टू वोट एंड स्टेट स्टार्टिंग रेगुलेटिंग सोसाइटी। वही कह रहे हैं कि उसमें वायलेंट वायलेंट लाने की कोई जरूरत। वर्कर्स वी आर नॉट डेवलपिंग द रिवोल्यूशनरी, ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे कॉन्शियसनेस होगा। कॉन्शियसनेस होगा तो वहाँ पे जब राइट टू वोट मिलेंगे वहाँ पे, और किसको, वर्किंग क्लास, देन स्टेट स्टार्टेड रेगुलेटिंग सोसाइटी। So he chose Russia as a site of for revolution because he saw the possibility of revolution in Russia because of extremely exploited state by Caesar। ठीक है, तो इन्होंने ये की जो थ्योरी जो है, रशिया में पहले कैपिटलिज्म हुआ करता था, लेनिन लेके आए कम्युनलिज्म। ठीक है, अब उनका एनालिसिस क्या है कैपिटलिज्म को लेकर? ही सेज कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव। ठीक है, कैपिटलिज्म जो है वो खुद में एक इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टेड हो जाता है। ये फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन है जहाँ पे मैन और मैन दोनों को खा जाते हैं। यहाँ पे डीह्यूमनाइज मैन सोसाइटी डेवलप हो जाती है एंड कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल स्टार्टेड। कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल स्टार्टेड। ठीक है, so in capitalism mark is god and it is marks that dictates। मार्केट इज गॉड, कैपिटलिज्म के हिसाब से मार्केट गॉड है एंड इट इज मार्केट दैट डिक्टेट्स। तो वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म इज डीह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन। ठीक, इसी को थ्योरी ऑफ अलियनेशन बाद में हो जाता है। सोशलिज्म सॉरी कैपिटलिज्म में फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, टिक देयर ओन ग्रेव है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो गया तो डीह्यूमनाइज सिचुएशन होगा। ठीक है, लेबर और कैपिटल के बीच में लड़ाई होगी इक्वालिटी की। और कैपिटलिज्म में मार्केट जो है गॉड होता है एंड इट इज मार्केट दैट डिक्टेट्स। ठीक है, इसलिए थ्योरी ऑफ अलियनेशन शुरू होती है। अब नॉम चॉम्स्की जो है, उन्होंने, वो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ऑफ द पीपल, मतलब कि प्रॉफिट इज द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। उनका कहना था कि कैपिटलिज्म का इंजन क्या है, मतलब कैपिटलिज्म की पावर क्या है, वो है प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये नॉम चॉम्स्की का क्रिटिसिज्म था। अब इसकी ओरिजिन कैसे होगा, किसका, कैपिटलिज्म का? थ्रू साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट विल गोइंग टू डेवलप। मार्क्स इवन अप्रिशिएट बुर्जुआ क्लास, जो कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या शुरू होंगी? अर्लियर प्रोडक्शन जो है इंडिविजुअल लेवल पे होता था, अब ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सरप्लस होने लगेगा। ठीक है, अब सरप्लस होगा तो मशीन जो है आ जाएंगी, मशीन जो है गुड्स को चीप बना देंगे, देन फैक्ट्री सिस्टम जो है रिप्लेस कर देंगे मशीन से। तो ना तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ना लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ना कैपिटल की, ओनली लेबर टू सेल। अब लेबर बचेगा वहाँ पर तो कोई काम का नहीं होगा क्योंकि मशीनें लग जाएंगी। ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर हो जाएगा एंड पीपल विद कैपिटल बेनिफिट्स, मतलब कि जो हैव्स होते हैं वो ये हैव्स हो जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो हैव नॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाउ कैपिटलिज्म मूव टुवर्ड्स इट्स डेथ, कैपिटलिज्म जो है अपने बर्बादी के तौर पे कैसे गुजरा? तो प्रॉफिट इज द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म, ही सेज प्रॉफिट इज द इंजन ऑफ capitalism where increase profit lowering the cost of production। वहाँ पे वेजेस का भाव कम हो जाएगा, सैलरी कम हो जाएगी, तो कैपिटलिस्ट लॉ ऑफ वेजेस चलेंगे एंड गिव ओनली एज मच सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल।
नो सरप्लस एंड ही विल स्टे बैक एट होम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर होगा मशीन के साथ, ठीक है। व्हेन वन कैपिटलिस्ट डस के बाद दूसरे मशीन लगा लेंगे तो मोर वर्कर हो जाएंगे सोसाइटी में अवेलेबल, तो इवन लोअर वेजेस हो जाएंगे और दाम कम हो जाएंगे उनके। तो विद द प्रोग्रेस ऑफ कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स मोनोपोली ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल में टेम्पररी सॉल्यूशन में गवर्नमेंट जो है वो पैसा भरती रहेगी एंड एक्सप्लॉयटेशन एक्सट्रीम हो जाएगा, और जब एक्सट्रीम होगा तो क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा एंड रेवोल्यूशन विल टेक प्लेस, ठीक है। बहुत अच्छा है ये, है ना। सो व्हाट इज द क्रिटिसिज्म हियर, मैक्स वेबर ने इसको मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन बताया। इन्होंने बोला कि ये बाइस्ड एक्सप्लेनेशन है, मशीन तो आएंगी, ठीक है, लोगों के बेजेस कम होंगे, ये सब ये गलत है उनके हिसाब से। दिस इज as capitalism advances then proliferation of class, that is multi structuralism शुरू होगा, ना कि एक्सप्लॉयटेशन। उनका कहना है कि पैसे लोगों के हाथ में चलाएगा, मतलब लोअर क्लास के हाथ में भी ऑल्सो हैव मनी, ठीक है। कैपिटलिज्म इज द मोस्ट रैशनल वे ऑफ लाइफ। अब मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन क्या है, ये यंग मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था। एलियनेशन मतलब सेपरेशन एंड एस्ट्रेंजमेंट, ठीक है। जहाँ पे मार्क्स कॉन्सेप्ट के एलियनेशन इज बेस्ड ऑन हेगल्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन ऑन फेवर्स बैच ऑफ एलियनेशन। तो उनका हेगल की थ्योरी इन फेबर की थ्योरी के बेसिस पे ही उन्होंने एलियनेशन की थ्योरी दी थी, ठीक है। अब हेगल की थ्योरी क्या थी एलियनेशन को लेकर, एलियनेशन ऑफ हेगल इज द सेपरेशन फ्रॉम यूनिवर्सलिस्ट, मतलब सेपरेशन, एलियनेशन मतलब सेपरेशन होना यूनिवर्सल स्पिरिट से। मैन इज एलियनेट फ्रॉम गॉड एज वेल एज क्रिएशन ऑफ गॉड इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग, इनका हेगल कहना था। मेथड टू एंड एलियनेशन इन हेगल क्या है, ओनली बाय रेजिंग आवर कॉन्शियसनेस दैट इज मेंटल एवोल्यूशन वी कैन एंड एलियनेशन एंड गेट ट्रू फ्रीडम। हमें ट्रू फ्रीडम कब मिल सकती है, जब हम अपना कॉन्शियसनेस को डेवलप करें। इफ वी अप्लाई आवर रीजन वी कैन से दैट स्टेट इज मच मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। व्हेन वी अवॉइड स्टेट आवर एलियनेशन एंड्स विद द गॉड। तो हेगल जो है स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे यहाँ, ठीक है। अब फेवर्स बैच थ्योरी क्या है, तो फेवर्स बैच थ्योरी क्या है, he was among young Hegelians trying to understand the core of Hegel's philosophy. However, Faber batch react to the different solution than Hegel. उन्होंने क्या कहा था कि रियल फ्रीडम एंड एंड ऑफ एलियनेशन, उसमें रिजेक्ट होगा रिलीजियन एंड गॉड, ठीक है। तो ही वॉज फेवर्स बैच हु टोल्ड गॉड इज ह्यूमन क्रिएशन, मतलब कि गॉड इज ह्यूमन क्रिएशन, ऐसा फेवर बैच ने कहा था, बट मैन हैज क्रिएटेड गॉड, ऐसा मार्क्स ने कहा था, ठीक है। तो मोर वी लुक एट द गॉड मोर अनहैप्पी वी विल बिकम, हैप्पीनेस वी हैव टू रिजेक्ट गॉड और रिलीजन। अब मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एलियनेशन को लेकर, तो मार्क्स हैज रियलाइज दैट इट इज नॉट इनफ टू बी फ्री फ्रॉम गॉड, एलियनेशन विल एंड ओनली व्हेन वी एंड कैपिटलिज्म। सो मार्क्स का कहना है कि गॉड से फ्री होना ही एलियनेशन नहीं होता, कैपिटलिज्म से भी फ्री होना एलियनेशन कहलाता है। फेवर बैच एंड हेगल ने गॉड गॉड की बात करी, ठीक है। और इधर पे मार्क्स कहते हैं कि हाँ गॉड से फ्री होना ज़रूरी है, वो भी सपोर्ट नहीं करते थे रिलीजन को, बट कैपिटलिज्म से एंड होना भी ज़रूरी है। कैपिटलिज्म अलियनेट्स मैन इन द फॉलोइंग। अब किस तरीके से करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो रियल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस इज a thing according to true nature. Freedom means doing what I want rather than what market want. So what he was saying is रियल फ्रीडम वो होती है जो हमें खुद से चाहिए, ना कि हमें मार्केट जो हमें डिक्टेट कर रहा है वो चीज़। तो मैन इज सोशल बाय नेचर, मैन इज क्रिएटिव बाय नेचर, बट कैपिटलिज्म डज नॉट गिव स्कोप फॉर मैन्स क्रिएटिविटी, ठीक है। अब कैपिटलिज्म हैज अंडरमाइन द मीनिंग ऑफ लेबर पर्पस
बिकॉज लेबर इज नॉट जस्ट सर्वाइवल, पर्पस ऑफ लेबर इज गेन हैप्पीनेस। कैपिटलिज्म में क्या है कि उन्होंने अंडरमाइन किया लेबर के पर्पस को। लेबर का मेन पर्पस क्या है? गेन हैप्पीनेस। मैन वर्क्स नॉट जस्ट फॉर द सर्वाइवल बट बिकॉज हिज क्रिएशन गिव हिम हैप्पीनेस। अपने सर्वाइवल के लिए ही मैन काम नहीं करता, मैन अपनी हैप्पीनेस के लिए भी काम करता है। ठीक है। By labor, we construct world around us and we put a part of our personality in the product we make. ठीक है। तो it is the part of self actualization and happiness। मार्क्स ने जो है एलियनेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी को 4 स्टेज में समझाया। पहली स्टेज क्या है? एलियनेशन फ्रॉम द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलियनेशन कैसे होगा? ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन हैज बिकम सो स्पेशलाइज्ड, मैकेनाइज्ड that joy of creation which earlier craftsmen using local raw material using hands were used to more possible machine have overpowered man। मतलब कि प्रोडक्शन में क्या होगा? पहले मैन यूज होता था, अब मशीन यूज होती है। तो यहाँ एलियनेशन हो गया, तो ये चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। अब एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है। अब लेबर के कैसे होगा? तो सिंस प्रोडक्शन हैज बिकम स्पेशलाइज, मैन इज नॉट एंजॉइंग द प्रोडक्ट of his labor as he does not know the final form or shape। अब कैपिटलिज्म में लेबर itself become the cause of alienation। कैपिटलिज्म में लेबर जो है वो खुद से ही सेपरेट हो जाएगा, बिकॉज मोर मैन वर्क्स देन मोर सरप्लस, और उसके बाद उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी एंड उनका एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटलिस्ट क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है। एंड more repressive he will become। ठीक है। अब alienation from man's social nature, the working condition are such that वर्कर जो है hardly get any scope realization of its social nature। अब socialization से कोई होप ही नहीं बचेगी। then law of wages is capitalism are such that worker is not left with any surplus। अब alienation from himself हो जाएगा। पहले प्रोडक्शन से एलियनेशन हुआ, देन लेबर से एलियनेशन हुआ, देन मैन के सोशल नेचर से एलियनेशन हुआ, देन खुद से एलियनेशन हुआ। अब ये जो सेपरेशन है, एलियनेशन, वो खत्म कैसे होगा? So long industrial society continues to be based on capitalism, then alienation cannot end। Hence, only revolution against capitalism, which result in the establishment of communism, can end alienation। वो हर चीज का सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिज्म लेके आ जाओ। कम्युनिज्म will give real freedom to do what one want। ठीक है। it is freedom from necessity। only in the communist society man has opportunity to labor for its self actualization। ठीक है। तो how capitalism is full of contradiction और why capitalism is bound to end, तो ये बताना है अपन को। ये क्वेश्चन है। इसको शुरू कैसे करेंगे कि प्रॉफिट इज द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। टू सस्टेन प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो रखना। कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और ये कंपटीशन बेस्ड होता है। प्रॉफिट को मेंटेन करना है तो कैपिटलिज्म मशीन लेके आएगा, तो उससे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर होगा। वर्कर के जो प्राइस है, वेजेस हैं, वो कम हो जाएंगे। देन एक कैपिटलिज्म करेगा, देन दूसरे कैपिटलिज्म करेंगे, देन इट विल बिकम अ चेन। फिर कैपिटलिज्म में केवल कुछ ही लोग हैं जो बच पाएंगे एंड स्टेट डेवलपिंग मोनोपोली कैरेक्टर। जब स्मॉल कैपिटलिस्ट जब अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। एंड व्हेन मिडिल क्लास रीच टू द प्रोलेटेरिएट स्टेटस। अब कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म इज ह्यूज, जहाँ पे सरप्लस इफ मार्केटिंग बट पीपल लैक परचेजिंग पावर। कैपिटलिज्म में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। ये जो है क्राइसिस जो है, यही हैप्पीनेस का कारण बन जाती है। तो सम एक्सटेंट अब जो कैपिटलिस्ट से पहले वो वर्किंग क्लास बन गया। ठीक है। क्राइसिस कैन बी मैनेज बट नॉट ऑन ए परमानेंट बेसिस। अब नंबर इंक्रीजिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। देन प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन कंडीशन बन जाएगी। व्हेन फाइनली टर्निंग पॉइंट कम्स, जहाँ पे क्लास इटसेल्फ बिकम क्लास फॉर
इन itself will become class for itself. ठीक है. अब कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? की वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर यूजर. ठीक है. यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है कि वैल्यू इन द प्रोडक्ट विच डिटरमाइन हाउ मच इट कमांड्स इज द एक्सचेंज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. सरप्लस वैल्यू क्या होती है? तो मार्क्स के हिसाब से वैल्यू इन ए कमोडिटी ड्यू टू इट्स लेबर. सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड इट विल बिकम प्रॉफिट. जो प्रॉफिट होता है उसी सरप्लस वैल्यू बोलते हैं यार. ठीक है. अब हाउ कैपिटलिज्म अर्न प्रॉफिट? तो ही डज नॉट गिव शेयर टू द वर्कर इन द सरप्लस. वर्कर हैज़ द राइट ओवर सरप्लस क्योंकि भाई उसने मेहनत करी है. अब सरप्लस इज जनरेटेड व्हेन capitalists pay much less than the value of the worker. If workers work for 12 hours and what capitalists give is the amount. 3 घंटे का काम मतलब 12 घंटे काम में 3 घंटे का पैसा मिला, इस तरीके से वो प्रॉफिट कमा लेता है. इट मीन्स रिमेनिंग आवर फॉर विच कैपिटलिस्ट फोर्स वर्कर टू गिव सरप्लस. ठीक. तो मोर वर्कर वर्क्स, मोर ही एड्स टू द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कैपिटलिस्ट, मोर पावरफुल ही विल बिकम. ठीक है. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड कार्ल मार्क्स. थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग भी है. एक बार इसको मेरे पीडीएफ चैनल में आपको मिलेगा. ये आरकेश्वर जैन PSIR. मेरा टेलीग्राम चैनल है. ये मेरा कोड है TJ LIVE, जहाँ पे आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.